रिटर्न फाइल करते हुए जो नेक्जर एफ का बैलेंस है वो एनुअल टैक्स रिटर्न के साथ मैच क्यों नहीं होता? कौन सी वो 3 वजह है, रीजन है जिनकी वजह से ये बैलेंस मैच नहीं होता? क्या इसके ऊपर एफबीआर में पूछ सकता है? आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो नेक्जर एक्ट के हवाले से मैंने पहले काफ़ी एफ के हवाले से काफ़ी लेक्चर्स बनाए हैं और आप उसको स्टडी कर लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आज के लेक्चर में हम नेक्जर एफ को डिस्कस करेंगे। नेक्जर एच और जे को मैं डिस्कस नहीं कर रहा और इसके ऊपर सेपरेट एक लेक्चर मैं दोबारा बना दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे जो एफबीआर का इन दो नेक्जर्स में मेन उनका जो टॉपिक है वो क्वांटिटी है, यानी कि क्वांटिटी को मैच करना है। वैल्यू आप सबको पता है वो ठीक नहीं आ रही, उसमें मल्टीपल रीजंस है क्यों ठीक नहीं है, वो बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं लेक्चर में नेक्स्ट वीक में। लेकिन अभी सिर्फ जो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि डेडलाइन चूंकि टैक्स रिटर्न आपने फाइल करनी है तो क्वांटिटी के ऊपर आपने फोकस करना है। क्वांटिटी ठीक आ रही है, मतलब ओपनिंग क्वांटिटी है, उसके बाद जो परचेज हो रही है और जो कंज्यूम हो रही है इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। मतलब यहाँ पे कंजम्पशन में जो वैल्यू है वो प्रॉफिट के साथ आ रही है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ठीक आ रही है, वो वही क्वांटिटी आ रही है जो आप वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आपकी ओपनिंग क्वांटिटी जो आप लिख रहे हैं वो केजी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी सारा जो इक्वेशन बन रही है ये भी केजी में आनी चाहिए। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो परचेज किया है हमने, फॉर एग्जांपल वो आप लिखते हैं लीटर में और यहाँ पे केजी में लिख दें तो फिर आपकी क्लोजिंग क्वांटिटी ठीक नहीं आएगी। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बहरहाल इसके नेक्जर H1 और जे के लेक्चर में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि नेक्जर एफ के ऊपर जो नोटिस भी रिसीव हो रहे हैं लोगों को कि आपका बैलेंस जो है टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों बैलेंस मैच नहीं होता। और एफबीआर के स्टाफ को भी ये समझना चाहिए कि भाई जो चीज़ें आप वहाँ पे टैक्स रिटर्न में लिखते हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल में वैसे नहीं होती। बिजनेस में और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं पता होता। जब वो नोटिस आता है उनको समझाया जाता है और हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी लेवल इतना स्लो है, एफिशिएंसी लेवल इतना स्लो है कि उनको चीज़ें जल्दी समझ भी नहीं आती। और जब चीज़ें समझ नहीं आती तो वन साइडेड वैक्स पार्टी डिसीजन दे देते हैं, बाद में जो टैक्स पेयर वो परेशान होता रहता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक रीज़न बता देता हूँ और हमने तो काफ़ी बार इसको एक्सप्लेन भी किया है कि नेक्जर एफ जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है ये बिलोंग कर रहा होता है स्टॉक से रिलेटेड कि आपका स्टॉक की रिपोर्टिंग है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो करता है सेल टैक्स से रिलेटेड और तीसरा पार्ट जो है ये जो एडिशनल सेल टैक्स है, वैल्यू एडिशन है, उससे रिलेटेड ये कर रहा है। मतलब 3 इसने यहाँ पे अगर आप देखें पहला वैल्यू आ रहा है, दूसरा जो है वो दूसरे नंबर पे वैट आ रहा है और तीसरे नंबर वैल्यू एडिशन है। ये कहाँ पे होता है? जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम 3% जो वैल्यू एडिशन टैक्स है वो भी पे कर रहे होते हैं। तो ये 3 बेसिकली पार्ट हैं जो डील करते हैं इसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये जो पार्ट है स्टॉक वाला, स्टॉक की बात करते हैं, बाकी चीजें चलो फिर भी मैच हो जाती हैं। अब स्टॉक में वो ये कहता है जी ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद परचेज है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, कंजम्पशन है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें उसने इस वजह से लिख दी या वो ये अज्यूम कर रहा है, टैक्स वाले अज्यूम कर रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो रही हैं, बिजनेस करते हुए कोई लॉस नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है, सारी चीजें जो आपने परचेज की हैं वो बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं जो आप परचेज कर रहे हैं। लेकिन ये डाटा ठीक नहीं आ सकता। कंजम्पशन ठीक क्यों नहीं आ सकती? सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि जो ये नेक्जर एफ डाटा शो करता है ना सिर्फ रजिस्टर्ड परचेज का शो करता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये ऑटो उठाता है परचेज। ये कहाँ से लेता है? वो नेक्जर ए से। नेक्जर ए में वैल्यू वही आती है जो रजिस्टर्ड परचेज की होती है। जो अनरजिस्टर्ड परचेज है वो तो यहाँ पे आती भी नहीं है। इवन अगर आप उसकी रिपोर्ट भी कर दें, उसकी रिपोर्टिंग भी कर दें तो ये वैल्यू वहां पे नहीं आती। अब एक बिजनेस आप कर रहे हैं और बिजनेस में फॉर एग्जांपल मटेरियल ए है, मटेरियल 2 है, मटेरियल 3 है, मटेरियल 4 है। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो 3 तरह का मटेरियल है ना ये तो आपने रजिस्टर्ड बायर से परचेज कर लिया, लेकिन ये चौथा मटेरियल ऐसा है जिसका रजिस्टर्ड बायर है ही नहीं है और आपने उसको अनरजिस्टर्ड से परचेज किया। और ये जो मटेरियल है इन सबको यूज करके एक प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट ए, जो बाद में फिनिश फॉर्म में आती है। ये सारा रॉ मटेरियल है। अब अगर इन तीनों का बैलेंस टैक्स रिटर्न में आएगा तो परचेज तो इसी की आएगी, तो फिर कंजम्पशन भी इसी की दिखानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसकी वैल्यू नहीं आती और जब हम एनुअल टैक्स रिटर्न में जाते हैं वहां पे तो मैंने ये लेना है, सब लेना है। अब अगर एफबीआर का सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे जो अनरजिस्टर्ड परचेज है, हालांकि मैंने टैक्स रिटर्न में दिखाई हुई है लेकिन वहां पे नहीं आ रहा क्योंकि वो ऑटो डाटा आता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? टैक्स रिटर्न में तो मैं जाऊंगा। अब इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि चूंकि नेक्जर एफ जो है वो ओनली रजिस्टर्ड परचेज का डाटा दिखाता है, हमें एडिट करने की ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो अनरजिस्टर्ड का डाटा नहीं आता। जब आप अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं और उससे
मैन्युफैक्चरिंग में उसकी प्रोडक्शन करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपने तो कंज्यूम किया है। लेकिन अगर नेक्स्ट एफ डाटा वो नहीं दिखाएगा और एनुअल टैक्स रिटर्न में आप उसकी कॉस्ट दिखा रहे हैं तो आपका एक डिफरेंस आ जाएगा। तो पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें चूंकि अनरजिस्टर्ड परचेज नहीं आती, एनुअल टैक्स रिटर्न में अनरजिस्टर्ड परचेज का भी डाटा आ रहा होता है, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं हम कॉस्ट में, तो इस वजह से एक डिफरेंस आ जाता है, वहां पे बैलेंस मैच नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि कॉस्ट जो होती है, जो अगर हम बात करें तो ये आती है सेल, उसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि जब एनुअल हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं जीपी है। अब कॉस्ट ऑफ सेल जो होता है इसमें ओपनिंग स्टॉक चल रहा होता है, परचेज आ रही होती है, कंजम्पशन आ रही होती है, उसके बाद आता है जी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। तो अब जो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल का कंजम्पशन का वैल्यू है, इसके अंदर ओवरहेड और बाकी जो कंपनी की दूसरी जो चीजें हैं, वेस्टेज भी सम टाइम रिपोर्ट हो रही होती है, उसके अलावा कोई डैमेजेस आती हैं वो भी रिपोर्ट है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो चीजें आप मटेरियल जो परचेज करते हैं उसने खराब भी होना है, वेस्ट भी होना है प्रोडक्शन के दौरान, उसने खराब भी होना है और ओवरहेड भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक डेयरी कंपनी है, डेयरी कंपनी क्या करती है, मिल्क परचेज करती है और मिल्क परचेज करते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में फिर वहां पे जाके प्लांट में मिल्क आता है, तो ये हैंडलिंग में जो क्योंकि लिक्विड है तो ये जाया होता है। लेकिन जो परचेज करते हैं पेमेंट तो जिस बंदे ने आपको पूरा मिल्क दिया है वो तो कहेगा कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको 1000 लीटर दिया है तो मैं तो पैसे पूरे लूंगा। तो हैंडलिंग के दौरान दूध अगर जाया होता है 100 लीटर तो वो क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, वेस्टेज शो होगी। टैक्स रिटर्न में कोई ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट एफ में कहां पे हम रिपोर्ट करें जो वेस्टेज है, लेकिन एनुअल टैक्स रिटर्न में तो हम रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ये वेस्टेज है, बनाते हुए खराब हुआ है, दूध जाया हुआ है, तो वो हम रिपोर्ट करेंगे। एक डिफरेंस वो आता है। तीसरा डिफरेंस क्या आता है स्टॉक रिटर्न का। होता क्या है, यहाँ पे तो डाटा दिया गया है कि परचेज का डाटा है, और आपको पता है जब आप स्टॉक रिटर्न करते हैं तो आपने डेबिट नोट जो है वो एंटर करना है, ठीक है। स्टॉक रिटर्न होगा जहां से जिनके लिए जहां से परचेज किया है उनके लिए क्रेडिट नोट होगा। अब हमारे पास होते हैं 180 डेज। अगर कोई चीज आपने 180 दिन या 180 दिन से पहले परचेज की है, उस महीने की कंजम्पशन में वो डाटा किसी और तरीके से आ रहा है, और अगर आपने 180 दिन के बाद या विद इन 180 डेज उसकी रिटर्न डाल दी है तो आपकी जो परचेज की वैल्यू है वो तो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि अगर आप 30 जून पे खड़े हुए हैं, 30 जून 2025 पे, और यहाँ पे कोई वैल्यू परचेज की रिटर्न हुई है और आपके पास तो 6 महीने हैं, 31/12 तक आपके पास टाइम है, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जाके कहीं पे यहाँ पे आके नवंबर में उसकी एंट्री की तो एक डाटा परचेज आ रहा होगा पिछले टैक्स पीरियड में और उसकी रिटर्न आ रही होगी अगले टैक्स पीरियड में, तो आपका जो टैक्स ईयर का बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, वही चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि परचेज जब आप बिजनेस करते हैं चीजें परचेज भी करते हैं, चीजें रिटर्न भी करते हैं, नॉर्मल है, बिजनेस करते हुए सारी चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस में सारी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। तो एफबीआर ने जो सिस्टम बना के दिया है हमें, वो बड़ा प्योर बना के दिया है कि जी सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कोई स्टॉक रिटर्न नहीं है, कोई अनरजिस्टर्ड परचेज नहीं है। तो उसके बाद ये डाटा हम रिपोर्ट करते हैं, इस डाटे में डिफरेंस आता है और जो एनुअल टैक्स रिटर्न में डाटा है उसमें डिफरेंस आता है, बड़े इजीली वो उठाते हैं और आपको नोटिस डाल देते हैं। तो ये उनको बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, बड़ी ज्यादा उनको जो है ना वो कॉम्पिटेंसी लेवल यहाँ पे शो करने की जरूरत है कि बिजनेस करते हुए क्या क्या चीजें आती हैं। इवन सम टाइम उनको समझाया भी जाता है, लेकिन फिर भी उसके जो पार्टी के अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर पास हो जाता है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है नेक्स्ट एफ के हवाले से। इसमें 1-2 कोर्ट के डिसीजन भी आए हैं कि भाई डाटा जो है वो मैच नहीं होता, इसमें मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल फैक्टर्स है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई डिसीजन मिल जाए तो आपको जो है वो शेयर भी कर दूं मैं बाद में कभी, ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे और कभी आपको नोटिस आए तो आप उनको बता भी सकेंगे ये मसले हैं, इस वजह से हमारे डिफरेंस आते हैं। ये मैंने जो आपको बताया ये मैन्युफैक्चरर के हवाले से नॉर्मली बताया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या इसके अलावा कोई ट्रेडर है तो फिर ऑब्वियसली जो ओवरहेड है, डैमेजेस हैं, वेस्टेज हैं, ये तो हो सकती हैं, लेकिन ओवरहेड हो सकता है आपके कॉस्ट का पार्ट ना हो, वहां पे डिफरेंस कम होगा। लेकिन मैन्युफैक्चर के केस में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।